रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे जो भी डाटा अपन ने लिखा है। पशु गणना और पशु उत्पादन आंकड़े अपन ने एक्सटेंशन के अंदर लिख चुके हैं, एलपीएम के अंदर वापस पढ़ेंगे, लेकिन उस टाइम पे जस्ट रिवीजन के तौर पे लिखवाएंगे नहीं आपको। क्यों नहीं लिखवाएंगे? क्योंकि हम एक्सटेंशन के अंदर पहले ही लिख चुके हैं। सब्जेक्ट चेंज होने के साथ साथ आपके जो डाटा है वो चेंज कभी भी नहीं होते। क्लियर? आपको लगता हो कि एक्सटेंशन के अंदर ये छूट गया सर? किसी के मन में है कुछ ऐसा कि सर ये छूट गया? क्या कोई नहीं पूछेगा सर? जहां पर जरूरत होती वहां पर बता दिया अपन ने, पहली बता दी, लास्ट बता दी, चौथी बता दी। कारण सिर्फ इतना सा कि चौथी भी इसलिए बताई क्योंकि श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 1969 से 74 तक, इस वजह से। बाकी पंचवर्षीय योजना आपके सिलेबस में थोड़ी है सर। ये तो वो खड्डे थे जो पिछली भर्तियों के दौरान खोदे गए थे क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल गया था, है ना? हेडिंग डालोगे वेटनरी सर्जरी। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तुम दोनों का हो गया तो हम शुरू कर लें क्या? पेज छोड़ने का बोल रहा है तो जो नहीं है उनको क्या बताना कि भाई पेज कितने छोड़ने? लिख लिया? कोई भी नया सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि वाई वी नीड दिस, हमें इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? कोई भी दो शब्द बोलना चाहेगा इस बारे में? हाँ ललिता, तू ही बोलेगी, मेरे को पता है। बोल चल, क्यों पढ़नी है सर्जरी तेरे को? 8 क्वेश्चन आएंगे इसको छोड़कर, इसके अलावा छोड़ दो, उसके अलावा बताओ ओरिजिनल के अंदर वाई वी नीड सर्जरी। पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए आपको सर्जरी पढ़ने की आवश्यकता है? पशुओं के प्राथमिक उपचार के लिए आपको सर्जरी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। प्राथमिक उपचार आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। प्राथमिक उपचार के अंदर आते हैं कि पेट के अंदर कीड़े पड़ गए तो पेट के कीड़ों की गोली दे दो, डीवर्मर दे दो। अगर जानवर को बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दो, मेलोक्सिगम दे दो, निमोसलाइड दे दो। खुर वगैरह के अंदर कीड़े पड़ गए तो भी आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, हाईटेक दे दो। फ्रैक्चर वगैरह हो गया, फ्रैक्चर प्राथमिक उपचार के अंतर्गत नहीं आता है। घाव होने पर घाव की ड्रेसिंग करना प्राथमिक उपचार के अंतर्गत आता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि घाव कौन सा है, क्योंकि फ्रैक्चर भी अपने आप के अंदर क्या है? घाव, वुंड है। ठीक है। जिन बीमारियों का इलाज हम मेडिसिन के द्वारा नहीं कर सकते हैं उन बीमारियों के अंदर फिर अपन किस पे जाते हैं? सर्जरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, सर्विक्स ओपन नहीं हो रही है, जानवर की डिलीवरी होनी है, जब तक सर्विक्स ओपन नहीं होगी तब तक बच्चा बाहर नहीं आएगा, पता ही आपको। आपके पास में पहला ऑप्शन था मेडिसिन का, ठीक है। एपिडोसिन इंजेक्शन आता है जो बेसिकली स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है, सर्विक्स डायलेटर। एपिडोसिन के नाम से आता है, साल्ट रहता है वेल्थामेट ब्रोमाइड। आपने लगा दिया, लगाने के बाद में वेट किया 2-3 घंटे, फिर भी सर्विक्स ओपन नहीं हुई। फिर आपने डेक्सा लगाया, फिर भी सर्विक्स ओपन नहीं हुई। बच्चा बाहर आना जरूरी है क्योंकि अंदर की तरफ उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया है, भाई या बहन से जो हमारी वो परेशान हो रही है। मेडिसिन फेल हो गई आपकी, उस केस के अंदर फिर किसके ऊपर जाएंगे? सर्जरी, सीजरियन सेक्शन, ऑपरेशन के द्वारा बच्चा घर बाहर निकालेंगे अपन। ट्यूमर हो गया, कोई गांठ बन गई है, शुरुआत के अंदर इन्फ्लामेशन टाइप का हुआ था, एंटीबायोटिक वगैरह काम ली, फिर भी गांठ ऐसी कैसी है, अब लास्ट ऑप्शन सर्जरी। ठीक है। तो वो कुछ बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर अपन किसके ऊपर जाते हैं? सर्जरी के ऊपर जाते हैं। ठीक है। सर्जरी के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आता है वो आपका स्केल्पल।
चीरा लगाना जिसको बोलते हैं ना, चीरा लगाने के लिए जिस ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्केल्पल अपन काम में लेते हैं। स्केल्पल के दो भाग होते हैं, बीपी हैंडल और ब्लेड। ठीक है, बीपी हैंडल का मतलब ये वाला बीपी नहीं, बार्ड पार्कर हैंडल, पता है ना आपको, नाम लिखवा देंगे उस टाइम पर। तो जहां पर आप इंसिजन का यूज कर रहे हो वहां पर आपको ये सारी सारी चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। किसी भी प्रकार की सर्जरी करने के लिए आपको तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सर्जरी हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो आपको डिफरेंशिएट करता है एक फर्जी डॉक्टर से और एक असली डॉक्टर से, है ना। क्वेक्स जो होते हैं बेसिकली जिनके कुछ नहीं आता, उनको इंजेक्शन लगाना वो जानते हैं, कोई सा भी लगा देंगे, आपको नहीं पता कौन सा लगाएंगे। उनको मेडिसिन आती है पूरी पूरी, दवाइयों के नाम भी उनको याद हो ही जाते हैं, इतने साल प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं आती। और ये इसलिए नहीं आती क्योंकि इन्होंने ये सर्जरी पढ़ी नहीं है। और पढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि एलएसए तो बनी ही नहीं कभी। उस केस के अंदर ना तो इन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है ना और कोई चीज पढ़ी है उन्होंने। सर्जरी अगर आपको सीखनी है तो उस केस के अंदर आपका जो बेसिक सब्जेक्ट रहता है वो है आपका एनाटॉमी। अगर आपको एनाटॉमी अच्छी तरीके से आती है तो ही आपकी सर्जरी बहुत अच्छी होगी। सर्जरी अगर करते हैं किसी भी पशु की तो हमारे पास में तीन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम है कि जैसे ही आप सर्जरी करोगे तो आपको इंसिजन लगाना पड़ेगा, और जैसे ही इंसिजन लगाओगे जानवर के अंदर खून निकलेगा। क्या निकलेगा? खून। ब्लीडिंग होगी, उसके अंदर हिमरेज होगा। ब्लीडिंग या हिमरेज की अगर बात करते हैं तो खून को देख के डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि पशु शरीर के अंदर खून की अगर बात करते हैं तो 7 से 8% या 1/14 ब्लड पाया जाता है, लिखा अपन ने एनाटॉमी के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर से 10-15-20% निकल भी गया तो उसके अंदर कोई ज्यादा प्रॉब्लम हमारे को आती नहीं है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हमारे को ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सोचना यह है कि इस ब्लीडिंग को रोका कैसे जाए। अगर कोई मेजर ब्लड वेसल अगर कट गई है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहेगी। छोटी मोटी कटी है तो जैसे इंसिजन लगाओगे ब्लड क्लॉट बन जाएगा और उसके बाद में ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। उस केस के अंदर उस बड़ी ब्लड वेसल को आपको लाइगेट करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। चाहे सिल्क से बांध दो, चाहे कैटगट से बांध दो, चाहे आर्टरी फोर्सेप लगाकर 1 मिनट के लिए तो ब्लड को रोक दो वहां पर। पहली प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया, हेमरेज। दूसरी प्रॉब्लम आती है पेन, दर्द। जानवर को दर्द महसूस होता है। अगर आपको एक पिन चुभाई जाए तो भी आपको दर्द महसूस होता है, तो अगर आप इंसिजन लगाओगे तो उस केस के अंदर भी दर्द महसूस होगा। दर्द को खत्म करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एनेस्थीसिया। क्या काम में लेना पड़ेगा? किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर ये मत सोच लेना कि जानवर है तो क्या फर्क पड़ता है ना। हमारे इथिक्स होते हैं। इथिक्स मतलब हमारे खुद के मूल रूल है एज ए वेटनेरियन, कि अगर पशु का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हमारे को उसके दर्द का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 4 आदमी अगर किसी छोटे बछड़े के ऊपर बैठ गए तो क्या वो उठ पाएगा? नहीं। आप इलेक्ट्रिक डिहॉर्नर के द्वारा डिहॉर्निंग कर भी दोगे, अगला कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये उसके साथ में क्या कहलाएगी? क्रूरता। क्या कहलाएगी? क्रूरता। और हम डॉक्टर है ना, हम क्रूरता नहीं करते, उल्टा हम तो बनाते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी अगेंस्ट एनिमल एक्ट, है ना। तो दर्द के लिए आपको क्या में लेना पड़ेगा? एनेस्थीसिया। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इन्फेक्शन, संक्रमण। अगर आपने सर्जरी कितनी भी अच्छी करी हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, अगर आपने इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया तो। क्यों? क्योंकि सर्जरी बहुत अच्छी कर ली आपने, लेकिन अगर इन्फेक्शन अगर उस सर्जरी के अंदर हो गया, आपने टांके बहुत अच्छे से लगाए, बिल्कुल वर्टिकल मैट्रेस सुचर लगाए हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रेस लगाए हैं, कंटिन्यूस लगाए हैं, चाहे इंटरप्रेटेड लगाए हो, कैसे भी लगाए हो, अगर टांकों के अंदर संक्रमण हो गया तो मौत पड़ जाएगी। मौत पड़ गया तो आपके टांके सारे के सारे खराब हो जाएंगे और वो घाव कभी भी नहीं भरेगा। तो तीन जो प्रॉब्लम्स है हमारी, उसके अंदर से मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो उस टाइम पे आप अपनी तरफ से इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करते हो। हाथों में ग्लव्स पहनोगे, जहां पर भी हमारे को इंसिजन लगाना है वहां पर हम साबुन से साफ करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी लगाएंगे वहां पर, मुंह के ऊपर मास्क है, गाउन पहनेंगे, सारा सब कुछ करेंगे अपन। ठीक है, जानवर को भी तैयार करेंगे तो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एनेस्थीसिया वगैरह दे दुआ के तैयार करेंगे। बहुत अच्छी सर्जरी करी, बहुत अच्छे सूचर लगाए अपन ने, और उसके बाद में हम आ गए घर पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर्जरी के दौरान आती है वो आती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पीओसी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर का मतलब है कि आपने तो सर्जरी कर दी, उसके बाद में ओनर क्या केयर करेगा इस चीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर जितनी ज्यादा अच्छी होगी आपकी सर्जिकल के सक्सेस होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। आदमी के अंदर और जानवर के अंदर एक बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि आदमी बात मान लेता है और जानवर आपकी बात नहीं मानता। किसी के इंसिजन लगा दिया, चीरा लगा दिया, टांके लगे हुए, अगर उसको बोल दिया जाए कि हाथ मत हिलाना तो वो नहीं हिलाएगा, लेकिन टांके लगाने के बाद में कुत्ते को बोल के देख लो कि हाथ नहीं हिलाना है ना, वरना टांके खुल जाएंगे,
वो पहले उसको काटने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि टांके उसको अनकंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, और आप एनी टाइम उसका मुंह बांध के नहीं रख सकते हो, है ना, पहली बात। दूसरी, जानवरों के अंदर फीसेज और यूरिनेशन का, कुत्ता तो चलो ठीक है, पेट एनिमल है, डॉग लवर काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं। औलाद को बुखार हो ना हो, ठीक है, गोली दे देंगे पैरासीटामोल। अगर कुत्ते को बुखार हो गया तो डॉक्टर के ही लेकर जाएगा वो, इतने सोफिस्टिकेटेड। बच्चा सूखी रोटी खा रहा है, उसको बादाम खिला रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आते, फिर भी लेकिन कुत्ते की केयर काफी ज्यादा की जाती है। इन जनरल अगर बात करें गाय भैंस भेड़ बकरी की, हमारा जानवर है, पहली बात मिट्टी में बैठता है, दूसरी बात फीसेज और यूरिनेशन, मूत्र करने का और गोबर करने का कहीं कोई कंट्रोल्ड एनवायरमेंट नहीं है। तीसरी बात, अगर हरा चारा उगा हुआ है तो ओनर कभी भी उसको घर पे नहीं रुकेगा। जैसे बारिश के टाइम की अभी बात करते हैं, तो उस केस के अंदर हमारे पशु के अंदर संक्रमण होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर अगर आपकी अच्छी होगी तो संक्रमण कम से कम होगा, और उस संक्रमण को कम से कम करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ओनर की प्रॉब्लम यह है कि ओनर को सर्जरी करवानी उसकी मजबूरी, उसने सर्जरी करवा ली। उसको यह भी पता है कि अगर डॉक्टर साहब ने कहा है कि 5 दिन इंजेक्शन लगवाने हैं, तो वो 5 दिन इंजेक्शन लगवाने के लिए उसको पता है 500-500 रुपए तो लेके जाएगा ही जाएगा। ढंग के एंटीबायोटिक भी काम में लेंगे ताकि जल्दी से जल्दी सूखे। ओनर क्या चाहता है कि सर्जरी करके अब काम खत्म है, अब उसके हिसाब से मैं देख लूं। फिर वो आपको 5 दिन के 2 दिन तो बुलाएगा, तीसरे दिन से बोलने नहीं डॉक्टर साहब सूखा कहीं दिक्कत को थे तो रह दीजिए, बोलेगा थे तो कोई गोली बता दो। आप ये भी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं साहब इंजेक्शन लगाना जरूरी है इसकी, आप अपनी तरफ से समझा ही तो सकते हो। समझाने के अंदर अगले ने कह दिया कि नहीं साहब गोली लूंगा मैं, तो गोली लिख के दे दी आपने, अब कितना इफेक्ट करेगी आपको पता है, हमारे को पता है, लेकिन उस ओनर को नहीं पता है। 10 दिन बाद में वापस फोन करेगा, फिर ये कहेगा डॉक्टर साहब टांके टूट गए हैं, इसके अंदर मवाद पड़ गई है, अब आप इसके अंदर दोबारा से टांके लगाओ। वो हमारे लिए वही के वही माता पड़ी। ऑपरेशन हमने बहुत अच्छा किया, सारा सब कुछ स्टलाइजेशन का वगैरह सारा सब कुछ ध्यान रखा, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमारी दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पोस्ट ऑपरेटिव केयर नहीं की। इसलिए ओनर के साथ में अगर किसी भी एनिमल के अंदर अगर छोटा सा भी एब्सेस भी ओपन कर रहे हो ना, तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद में उसको बता के जरूर आना कि इसके बाद में ये करना है, लाल दवा इसके अंदर डालते रहना है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन नष्ट होगी। अब वो जानता नहीं पायोजेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, लेकिन उसको बताना जरूर है कि लाल दवा डाल के इसको अच्छे तरीके से साफ करना, मवाद वगैरह आए तो एक बार और डाल के साफ कर देना उसको। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बताने के लिए। अगर ये 3 चीजें अगर आपने बहुत अच्छी कर ली, आप बहुत अच्छे सर्जन बनोगे। सबसे पहले कौन सी है? हेमरेज, रक्त स्त्राव। दूसरा है पेन या दर्द, और तीसरा इन्फेक्शन या संक्रमण। अगर ये 3 चीजें बहुत अच्छी है आपकी, इन 3 चीजों को कंट्रोल करना अगर आप सीख गए तो आप सर्जरी बहुत अच्छी करोगे। ठीक है। मेडिसिन की अगर बात करते हैं तो मेडिसिन के अंदर मैं एक ही चीज बोलता हूं, हमेशा से बोलता हूं, अगर आपका डायग्नोसिस बहुत अच्छा है तो आपका ट्रीटमेंट उससे भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका डायग्नोसिस ही खराब है, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल बेकार होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। कोशिश ये करोगे फील्ड के अंदर कि डायग्नोसिस के ऊपर काम करें अपन। जानवरों को बुखार आ रहा है, पैरासीटामोल तो ओनर भी दे देगा, हरे पत्ते गोली तो वो भी दे देगा, एक क्वेक आएगा वहां पर उसके अंदर एक एंटीबायोटिक एनाल्जिन या पैरासीटामोल या मेलोक्सियम लगा के वो भी चले जाएगा। आपका काम वहां पे शुरू नहीं होता, आपका काम होता है वहां पर कि फर्स्ट बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि ये बुखार आया किस वजह से, जानवर ने खाना छोड़ा है तो किस वजह से छोड़ा है। हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर आपको ओनर से। ओनर हिस्ट्री देने के अंदर कई बार नाटक करता है। ओनर कभी भी अपनी गलती नहीं बताएगा आपको, कभी भी का मतलब कभी भी नहीं। आप कहोगे ना कि यार ये चारा वारा खाई थी क्या, हरा चारा खिलाया था क्या, रिजगा ज्यादा खिलाया था, अजय साहब बतरों डाले से बस, डाला उसने इतना होगा, लेकिन उसको पता है कि मैं ये गलती मान लूंगा तो ओनर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, डॉक्टर चढ़ जाएगा, तो वो अपनी गलती कभी नहीं मानता, वो थोड़ा ही बताएगा, लेकिन दिमाग खुद का काम में लेना है। ओनर कुछ भी कहे उस चीज के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना है। हिस्ट्री ले रहे हो, अगले ने कह दिया मान लेना, कह दिया तो ठीक है, अगला कह रहा है तो मानोगे मानोगे, लेकिन स्वयं विवेक खुद का दिमाग जरूर लगा लेना कि किस वजह से हो सकता है ना। तो डायग्नोसिस के ऊपर प्रॉपर फोकस करोगे, क्योंकि सर्जिकल केसेस तो हमारे पास में वैसे भी कम आते हैं, मेडिसिन ट्रीटमेंट वाला काम हमारा ज्यादा रहता है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस अगर करोगे तो ट्रीटमेंट आपका बहुत अच्छा होगा, और अगर 3 चीजों को कंट्रोल कर लिया तो सर्जरी भी बहुत अच्छी होगी आपकी। क्लियर? टाइप्स ऑफ सर्जरी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, पहली बात। अलग अलग प्रकार की सर्जरी होती है, रिकॉन्स्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, पैलिएटिव सर्जरी है, ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो सबसे लास्ट में करेंगे अपन। टाइप्स ऑफ सर्जरी के अंदर से सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डोकिंग कौन से प्रकार की सर्जरी होती है, और आंसर होता है कॉस्मेटिक प्रकार की सर्जरी। कैसे प्रकार की? कॉस्मेटिक प्रकार की। डोकिंग के अंतर्गत पूंछ काटते हैं अपन, यही करते हैं, पूंछ ही तो काटते हैं। कुत्ता आपके पास में आके बोलता है कि पूंछ काट दो डॉक्टर साहब? नहीं।
अगर कुत्ते को पूंछ नहीं चाहिए होती तो भगवान ही बना के नहीं देता। अगर पूंछ की जरूरत होती, भगवान को 2 पैरों पे चलाना था आपको, है ना? 4 पैरों पे चलाना होता तो आपके अंदर ही पूंछ पाई जाती। जस्ट इमेजिन करके देखो कि 2 पैरों पे चल रहे हो और पीछे पूंछ लटक रही, बैठोगे कैसे? भगवान को जरूरत नहीं थी, इसलिए आपके अंदर नहीं लगाई गई। लेकिन उस कुत्ते का जो ओनर है, उसको लग रहा था कि नहीं साहब, अपने कुत्ता अलग दिखना चाहिए, बिना पूंछ के कितना अच्छा दिखेगा, है ना? थोड़ा सा अलग। ओनर आया आपके पास में, डॉक्टर साहब काट दो, डॉक्टर साहब ने पूंछ काट दी, अब कुत्ता अलग दिख रहा है। लेकिन ध्यान रखना इसको, अब भी मेनका गांधी जी, नाम सुना मेनका गांधी जी का, है ना? वो इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा इंटरफेयर करती है। आज के टाइम पे डॉकिंग बैन है। बैन का मतलब आप डॉकिंग कर नहीं सकते, है ना? अगर कोई बीमारी हो गई है, उस केस के अंदर ही डॉकिंग अलाउ है, स्पेशली डॉग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी। कुत्ते को पूंछ की आवश्यकता थी इसलिए क्योंकि कुत्ते को भागना था, और भागने के दौरान मुड़ना पड़ता है इधर उधर, और उसका बैलेंस बनाना पड़ता है। उस बैलेंस बनाने के अंदर कौन सहायता करती है? पूंछ। ओनर को अच्छा नहीं लग रहा, ये आपका रीजन नहीं है ना? कई बार बकरियों के कान काट देते हैं अपन, अपनी बकरी अलग दिखेगी, इस वजह से। बकरी को जरूरत तो है ना कान की, क्योंकि मच्छर मक्खी उड़ाने हैं उसको, उसको पता है कि ये काम, लेकिन आपने कीड़ा कर दिया वहां पर। तो ऐसी प्रकार की सर्जरी अभी बैन कर दी गई है। डोकिंग अगर ओनर कहेगा तो भी आपको नहीं करनी है। और फिर से मैं कह रहा हूं, ओनर किसी का सगा नहीं है। अगर ओनर से एक बार भी पूछ लिया ना पुलिस वालों ने कि बताओ किसके पास करवाइए, आपने कह दिया कि साहब 5,000 रुपए लगे, किसी को बताना मत। ओनर कहे नहीं नहीं साहब कोई नहीं, कौन बताओ, थे तो काट दो, कौन बताओ। अगर किसी ने पूछ लिया ना उससे, पहला नाम आपका लेगा वो, अरे साहब मैं तो कहीं कौन, डॉक्टर साहब ही काटे थे। डॉक्टर साहब फिर जाते रहेंगे पेशियों के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। तो पैसा बढ़ा कि नौकरी? नौकरी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं अपन इन्फेक्शन की, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। प्री और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? स्टेरिलाइजेशन। क्या करते हैं? हेडिंग डालोगे स्टेरिलाइजेशन या नी संक्रमण। आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। स्टेरिलाइजेशन या नी संक्रमण। क्या कह रहे हो सर? जो कान कतरते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है सर, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए है सर। आप पहचानना चाहते हो कि मेरा सुअर अलग, दिखाना नहीं चाहते कि अलग दिखे, आप सिर्फ उसको पहचानना चाह रहे हो। अब ऐसे तो सर टैग लगाते ही हो आप, गाय को जरूरत है कि टैग की? लेकिन हमारे को पहचान करनी है उसकी, इस वजह से। नी संक्रमण या स्टेलाइजेशन, वर्ड आपने पहले भी सुना होगा। क्या करते हैं स्टेलाइजेशन में? नी संक्रमण करते हैं। अरे हिंदी में बोला है ये तो, करते क्या हो? जीवाणुओं को जीवाणु रहित करना। अगर विषाणु रह गया तो? अगर विषाणु रह गया तो? जो भी संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्म जीव हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे प्रोटोजोआ हो, चाहे एल्गी, चाहे फंजाई, चाहे स्पोर, इन सबको नष्ट करना ही क्या कहलाता है? और जो नष्ट करोगे वो कितना परसेंट होना चाहिए? 100%। कितना? कोरोना के टाइम पे सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया आपने? और सैनिटाइजर का जब भी एड आता था वो कहता था कि 99.99%, है ना? वो 100% नहीं लिखता था। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 100% मरेंगे नहीं। 100% मारने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? नी संक्रमण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नी संक्रमण को डिफाइन करने की जब बात आती है तो हम डिफाइन करते हैं कि शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को 100% सूक्ष्म जीवों से नष्ट करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? क्लियर? डिफाइन लिखो सबसे पहले। डिफाइन लिखो, शल्य क्रिया के दौरान, शल्य क्रिया के दौरान, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को, काम आने वाले उपकरणों को
जीवित सूक्ष्म जीवों, शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को जीवित सूक्ष्म जीवों, जीवित सूक्ष्म जीवों, ब्रैकेट में लिखोगे जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, फफूंद, स्पोर या बीजाणु। से 100% मुक्त करने की प्रक्रिया निसंक्रमण कहलाती है। शल्य क्रिया के दौरान काम आने वाले उपकरणों को जीवित सूक्ष्म जीवों, कौन कौन से हो सकते हैं? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और इसके अलावा स्पोर भी इनके, इनसे 100% मुक्त करना है। ध्यान रखना, 99.99% मुक्त कर लिया तो आप इस स्टरलाइजेशन की बजाय सैनिटाइजेशन की श्रेणी में आ जाओगे, जबकि हमारे को करना क्या है? स्टरलाइजेशन करना है। ठीक है। निसंक्रमण की यह स्थिति निसंक्रमण की यह स्थिति एसेप्सिस, निसंक्रमण की यह स्थिति एसेप्सिस कहलाती है। निसंक्रमण की यह स्थिति एसेप्सिस कहलाती है। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको आपूर्ति भी कहेंगे। निसंक्रमण की यह स्थिति एसेप्सिस या आपूर्ति। सेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण का उपस्थित होना, एसेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण का अनुपस्थित होना। तो चूंकि निसंक्रमण के द्वारा संक्रमण एब्सेंट किया जाएगा, इसलिए इस स्थिति को अपन क्या भी बोल सकते हैं? एसेप्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है। हेडिंग डालोगे स्टरलाइजेशन की विधियां, हेडिंग डालोगे स्टरलाइजेशन की विधियां। स्टरलाइजेशन की विधियां, स्टरलाइजेशन की विधियां लिखो। 4 विधियां, 4 विधियां, 4 विधियां। कितनी विधियां? 4। नंबर 1 लिखो, ताप द्वारा, बाय टेम्परेचर। ताप द्वारा, बाय हीट। बाय हीट लिख लिया। देखो इधर बाद में लिखोगे। अब हीट की अगर बात करते हैं तो हीट 2 प्रकार की है हमारे पास में। एक तो होती है ड्राई हीट और दूसरी होती है मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट को हम शुष्क ताप भी कहते हैं और मॉइस्ट हीट को हम नम ताप। ड्राई हीट का मतलब है कि गर्म हवा हो, है ना। जैसे ड्रायर आते हैं आपके, हेयर ड्रायर, उसके अंदर से गर्म हवा निकलती है। पानी होता है कि उसमें? नहीं। लेकिन अगर प्रेशर कुकर के अंदर से अगर बात करें तो भाप निकलती है, गर्म भाप। गर्म तो होती है लेकिन उसके अंदर क्या होती है? भाप या नमी। तो वो भाप तो कौन सी कैटेगरी में आएगी? और गर्म हवा किस में आएगी? क्लियर? ड्राई हीट की अगर बात करते हैं तो ड्राई हीट का उपयोग 2 तरीके से किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। कितने तरीके से? 2 तरीके से। पहले तरीके पे आता है हॉट एयर ओवन।
शुद्ध हिंदी के अंदर इसको गर्म हवा भट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी पे ज्यादा फोकस मत करना, अंग्रेजी क्या? हॉट एयर ओवन। और दूसरे नंबर पे आता है बाई फ्लेम, लो के द्वारा। मॉइस्ट हीट की अगर बात करते हैं तो ये भी दो प्रकार की हमारे पास में। पहले नंबर पे आता है ऑटोक्लेव और दूसरे नंबर पे आता है बॉइलिंग वाटर। पहले नंबर पे क्या है? ऑटोक्लेव। दूसरे नंबर पे उबलता पानी। पहले नंबर पे बात करते हैं हॉट एयर ओवन की। किसके बात करते हैं? कुछ इस टाइप का बॉक्स सा रहता है, एक दरवाजा लगा हुआ है, बीच के अंदर हैंडल लगा हुआ है खोलने के लिए, रैक लगी हुई है इसके अंदर की तरफ। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो नॉब लगी रखी है दो, एक के अंदर टाइम चलता है और दूसरे के अंदर टेम्परेचर। यानी कि आप अपने हिसाब से टाइम और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। किसी भी चीज, जिस भी चीज को आप स्लाइस करना चाह रहे हो, उसको खोलेंगे, अंदर रखेंगे, बंद करेंगे, टाइम टेम्परेचर फिक्स करके इसको छोड़ देंगे। अंदर की तरफ से गर्म हवा चलेगी और वो गर्म हवा उसको स्लाइस करने का काम करेगी। क्लियर? ठीक है। अगर बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, एल्गी, सबकी, तो हाई टेम्परेचर के ऊपर ये सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हाई टेम्परेचर के ऊपर, तो आप भी नष्ट हो ही जाते हो, जलाते हैं अगर मरने के बाद में, तो हाई टेम्परेचर ही वहां पर आके अंदर, तो उससे आप नष्ट हो सकते हो। तो ये तो बैक्टीरिया वायरस ही है। ठीक है। हमारे से पूछा जाता है कि हॉट एयर ओवन के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या रहता है, यानी कितना तो आपको टेम्परेचर रखना चाहिए और कितना आपको टाइम रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप हॉट एयर ओवन के द्वारा स्लाइस कर सकते हो। दो ही तरीके के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनका उपयोग आप स्लाइसेशन के लिए कर सकते हो हॉट एयर ओवन के अंदर। हॉट एयर ओवन की अगर बात करते हैं तो हॉट एयर ओवन के अंदर अपन तीन टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन काम में लेके चलते हैं। कितने? तीन। पहला आता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा आता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा आता है 190 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 160 डिग्री टेम्परेचर कर रखा है तो आप करोगे 1 घंटे के लिए। कितना? 1 घंटा। अगर आपने टेम्परेचर एक बढ़ा दिया है तो 30 मिनट। 190 किया है तो आप 6 मिनट भी रख सकते हो और आप 12 मिनट भी रख सकते हो। कितने मिनट? 6 मिनट और 12 मिनट। मान लो हॉट एयर ओवन के द्वारा जो ग्लास के उपकरण होते हैं, उन ग्लास के उपकरणों को, पेट्री डिश हो गया, बीकर हो गया, इनका स्लाइसेशन किया जाता है। ठीक है। आपने रख दिया, यहाँ पर आपके पास में टाइम था, आपने 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगा रख दिया 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद में आए और उस उपकरण को काम में ले लिया आपने। ठीक है। टाइम कम था, 180 कर दिया, आधे घंटे बाद में आए, फिर काम में ले लिया। ठीक है। टाइम और भी ज्यादा कम था, 190 डिग्री सेंटीग्रेड काम में लिया और 6 मिनट कर लिया, और 6 मिनट बाद के अंदर हमने उस उपकरण को काम में ले लिया। पुराने टाइम पे जो ग्लास के उपकरण आते थे वो कांच के बने होते थे, और वर्तमान के अंदर जो ग्लास के उपकरण आप देखते हो वो बने होते हैं बोरोसिलिकेट के। किसके? बोरोसिलिकेट। और ये बोरोसिलिकेट हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस शो करता है, टूटता नहीं है। ठीक है। जस्ट दूसरी कंडीशन इमेजिन करो कि आज आपको कोई काम है और कल आते ही आपको कोई उपकरण काम में लेना है। आपने स्लाइस किया, स्लाइस करने के बाद में बाहर रख दिया और दूसरे दिन आकर काम में ले लिया। क्या उसके अंदर संक्रमण होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि आपने हॉट एयर ओवन से उसको बाहर निकालकर बाह्य वातावरण के अंदर रख दिया है, और बाह्य वातावरण के अंदर वो स्लाइस नहीं रहेगा, क्योंकि हवा के अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ घूम रहे हैं। स्लाइसिंग का प्रोसेस खत्म हो गया। दूसरा तरीका आपके पास में, जो वो कांच का उपकरण आपको स्लाइस करना है, कल काम में लेना है, उसके चारों ओर आप अखबार लपेट दो। अखबार लपेटने के बाद में उसको रख दो हॉट एयर ओवन के अंदर और उसको स्लाइस कर लो, और उसके बाद में निकालकर बाहर रख दो। पूरा कांच का उपकरण स्लाइस हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आपने उसको बाहर रख दिया, जो जो अखबार रहेगा वो अखबार उस कांच के उपकरण के चारों ओर कवरिंग बना दिया है। यानी कि अब हवा जो है वो उस कांच के उपकरणों के संपर्क में ना आकर उस अखबार के संपर्क में आएगी, इसलिए वो स्लाइस का स्लाइस रहेगा। दूसरे दिन आओ, अखबार को हटाओ और उस उपकरण को काम में ले लो। यानी कि एक कंडीशन के अंदर तो आपने डायरेक्ट कांच के उपकरण को काम में लिया है, और एक कंडीशन के अंदर अखबार से रैप किया आपने, उसको चारों ओर से रैप कर लिया, जैसे खाना पैक करके लेके आते हैं ना, वैसे। अगर आप किसी रैप्ड आइटम का उपयोग कर रहे हो तो आपको कितने मिनट के लिए काम में लेना पड़ेगा? 12 मिनट के लिए।
कितने मिनट के लिए? 12 मिनट। कोई बीकर है आपके पास में, बीकर को अखबार के अंदर लपेट दिया, 190 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो आपको स्लाइस करने में कितना टाइम देना पड़ेगा? 12 मिनट। और अगर आप डायरेक्ट रख रहे हो, अनरेप्ड आइटम को रख रहे हो, उस केस के अंदर आपको कितना टाइम देना पड़ेगा? कितना टाइम देना पड़ेगा? 6 मिनट। दिक्कत यहां तक? रैप्ड और अनरेप्ड आइटम के लिए टेम्परेचर की जो मार्जिन है वो अलग अलग है। अगर रैप्ड आइटम है तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि पहले अखबार स्लाइज होगा और उसके बाद में जो हमारा उपकरण है वो स्लाइज होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर, क्योंकि हीट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आएगी कांच के, तो आपको टाइम वहां पर कम देने की आवश्यकता होगी। बुक्स में क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ याद रखने हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना टाइम? 160। और 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर कितना टाइम? किसके अंदर? हॉट एयर ओवन के अंदर। क्लियर? दो चीजें हमारे को याद रखनी है, दोनों को दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनका उपयोग हम इसको स्लाइस करने के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हॉट एयर ओवन के अंदर, तो हमारे पास में आते हैं कांच के उपकरण। किसके उपकरण? कांच के उपकरण। कांच के उपकरणों की अगर बात करते हैं तो पहला नाम आता है पेट्री डिश, दूसरा नाम आता है बीकर। इसके अलावा जो भी कांच के हो, आप चाहो तो स्टील के बर्तनों को भी कर सकते हो, आप चाहो तो स्वाब। स्वाब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? रुई। रुई तो कॉटन होती है पागलों। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको डायरेक्ट काम में लेना होता है, तो रुई, जैसे अगर मान लो खून निकल रहा है, अगर वहां पर आप कॉटन लगाते हो तो कॉटन के खुद के फाइबर्स वहां पर अटक जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं, कॉटन के चारों ओर बैंडेज होती है, उसको रैप करते हैं और फिर उसको स्लाइस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं स्वाब। उस स्वाब को स्लाइस करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? इसके अलावा किसी भी प्रकार के पाउडर को स्लाइस अगर आप करना चाह रहे हो तो इस पाउडर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हॉट एयर ओवन। चार चीजें इंपॉर्टेंट है आपकी इसके लिए। सबसे पहला है आपके पास में वो है कांच के उपकरण, दूसरा है स्वाब और तीसरा है पाउडर। इन तीनों को स्लाइस करने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? और हॉट एयर ओवन के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 160 डिग्री पे 190 में 6 मिनट किसके लिए? अनरेप्ड आइटम के लिए। और 12 मिनट। ये तो है नॉलेज, ये है सिलेक्शन। जिस दिन ये फर्क समझ में आ गया ना आपको, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, ठीक है। दूसरे नंबर पे बाय फ्लेम, लो के द्वारा। लो के द्वारा हम स्लाइस करते हैं टाइटेनियम वायर लूप को। किसको स्लाइस करते हैं? टाइटेनियम वायर लूप को स्लाइस करते हैं। कैसे स्लाइस करते हैं? केमिस्ट्री लैब देखी पुराने समय पे? केमिस्ट्री लैब के अंदर बर्नर रखा करते थे जिसके अंदर अल्कोहल से जलाया जाता था, धुआं नहीं निकलती थी उनके अंदर, ठीक है। टाइटेनियम वायर लूप की अगर बात करते हैं तो टाइटेनियम वायर लूप एक वायर होता है, इसके आगे की तरफ एक गोल सिरा लगा रहता है ना। केरोसिन वाले स्टोव अगर आपने देखे हो, पीछे से पंप मारते थे, फिर उसके अंदर कचरा अटक जाता था तो पिन काम में लेते थे, तो पिन वाला जो तार होता है ना पतला सा, वैसा होता है, लेकिन ये बना टाइटेनियम का होता है। यूज क्या करते हैं? आपने कोई दूध का सैंपल, मेस्टाइटिस का केस था, आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया है या कौन सा किसके कारण हो रहा है, इसके कौन सी एंटीबायोटिक काम में लेनी है हमारे को। आपने एक गिलास के अंदर या कंटेनर के अंदर दूध का सैंपल लेके भेज दिया, दूध भरा हुआ है इसके अंदर। दूध भरने के बाद के अंदर लैब के अंदर गया, लैब वाले क्या करते हैं, एक पेट्री डिश लेते हैं इस प्रकार की प्लेट टाइप की, और इस प्लेट के अंदर एक मीडियम भरते हैं। इस मीडियम को हम बोलते हैं अगार अगार। क्या बोलते हैं? अगार अगार, ठीक है। ये अगार अगार बेसिकली वो मीडियम है जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, यानी बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं वो सारे के सारे पोषक तत्व इसके अंदर अवेलेबल है। अगर कोई बैक्टीरिया इस दूध के अंदर पाया जाएगा तो वो इस अगार अगार के अंदर ग्रो कर लेगा, और इस अगार अगार के अंदर से उसके सैंपल को लेकर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमारे को बैक्टीरिया का पता लग जाएगा। इस दूध के सैंपल के अंदर से इस अगार अगार के ऊपर सैंपल डालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? टाइटेनियम वायर लूप के द्वारा। किसके द्वारा? टाइटेनियम वायर लूप। इस टाइटेनियम वायर लूप को दूध के अंदर डुबोया, थोड़ा सा दूध इस बीच वाले हिस्से के अंदर आ गया और इसी को हमने टच कर दिया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और इसको रख दिया हॉट एयर ओवन के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान करके। कितना? 37। मारना थोड़ी हमारे को तो पता करना भी कौन से 37 डिग्री टेम्परेचर इनका फेवरेबल टेम्परेचर है। खाने पीने के लिए अगार अगार है ही, यहाँ पर अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छी सी कॉलोनी बनेगी, कॉलोनी को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा भाई कौन सा बैक्टीरिया। और भी अगर आगे आगे जाना चाहते हो तो आप एबीएसटी करवा लो।
एबीएसटी का मतलब होता है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। आपने घनी एंटीबायोटिक काम में ले ली, लेकिन मान लो कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, उस केस के अंदर ये क्या करेंगे, ये जो कॉलोनीज ग्रो हुई हैं इनके अंदर, मान लो ये बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई भाई, ठीक है, आपने बैक्टीरिया पता कर लिया, कौन सी एंटीबायोटिक काम में लेनी है उसकी बात करते हैं। इन कॉलोनियों के अंदर आपने अलग अलग एंटीबायोटिक की बिंदियां रख दी इसके अंदर, ठीक है ना, जैसे छोटी बिंदी लगाते हो ना, लड़कियां लगा के आती है वैसे वाली, वो बिंदी एंटीबायोटिक की बनी हुई है और उस बिंदियों को रख दिया यहाँ पर। अब जो एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करेगी, वो कॉलोनी के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को नष्ट करेगी। मान लो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की थी, वो इतने कितनी रही। मान लो सेफ्ट्रायोक्सोन की थी, ये बढ़कर इतनी हो गई। मान लो लियोफ्लोक्सासिन था, उसने पूरा का पूरा नष्ट कर दिया यहाँ पर। मान लो इसके अलावा भी अगर बात करते हैं एंटीबायोटिक के अंदर, तो पेनिसिलिन थी, तो पेनिसिलिन ने थोड़ा सा ही किया। कॉलोनी के अंदर एंटीबायोटिक का इफेक्ट देख के हम ये आसानी से कह सकते हैं भाई कौन से नंबर की एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा काम कर रही है, तीसरे नंबर की। इसी को बोलते हैं एबीएसटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, एबीएसटी। मेस्टाइटिस के केस के अंदर अगर रिजल्ट लाना चाहते हो तो हैबिट के अंदर लेके आना कि एबीएसटी करो। एसडीटीसी जितने भी जिला लेवल के हमारे लैब होती है उनके अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं अपन एबीएसटी। अगर वो नहीं है तो अपने आसपास में कोई सी भी लैब हो वहां पर भेज देना आप तो दूध सैंपल को, है ना, कि भाई एबीएसटी करवानी है हमारे को, वहां पर करवा लो। वो आपको एग्जैक्ट एंटीबायोटिक बताएगा भाई कौन सी एंटीबायोटिक आपकी सबसे अच्छी काम करेगी इसके अंदर, और वो एंटीबायोटिक का उपयोग करोगे तो मेस्टाइटिस का केस के अंदर रिकवरी बहुत जल्दी होगी, ठीक है। तो ये दूध का सैंपल है, इस पेट्री डिश के अंदर डालने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, टाइटेनियम वायर लूप का। और इस टाइटेनियम वायर लूप को स्लाइस किसके द्वारा किया जाता है, लो के द्वारा। जो बीकर रखा हुआ है, जो बर्नर रखा हुआ, उस बर्नर के ऊपर टाइटेनियम वायर लूप के ऊपर रखा, रखने के कारण टाइटेनियम वायर लूप रेड हो गया। रेड होने के बाद के अंदर हमने सोच लिया कि भाई ये स्लाइस हो चुका है। अगर मान लो नहीं होता स्लाइस तो क्या क्या होता, अगर ये स्लाइस नहीं होता तो दूध के अंदर तो बैक्टीरिया है ही है, इसके खुद के ऊपर भी बैक्टीरिया वो ग्रो करते हैं, हमारा रिजल्ट खराब हो जाता। तो इस टाइटेनियम वायर लूप को स्लाइस करने के लिए क्या काम में लेते हैं, बाई फ्लेम या डायरेक्ट हीट काम में लेते हैं, ठीक है। पुरानी फिल्में देखते हो, मूवीज देखी है पुरानी, अमरीश पुरी टाइप की, एक हीरोइन होती है एक हीरो होता है, अमरीश पुरी गुंडा, फिर गुंडे के छोटे गुंडे, फिर हीरोइन भाग जाती है, हीरो लेकर भाग जाता है उसको, फिर वो भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है घोड़े के ऊपर, फिर पीछे छोटे गुंडे पड़े हुए हैं, फिर उधर से बंदूकें चल रही है, बंदूकें चलने के बाद में कहीं से भी हीरोइन को गोली नहीं लगती, हमेशा गोली हीरो को ही खानी पड़ती है, देखा है आपने पुरानी फिल्मों के अंदर। फिर वो चले जाते हैं, फिर उनको जंगल मिलता है, जंगल के अंदर जाकर पता नहीं कहां से उनको एक मकान मिलता है, उस मकान के अंदर दोनों घुस जाते हैं, होता है ऐसा। अब उधर क्या जरूरी है, हीरो के तो गोली लगी हुई है, डॉक्टर के जा नहीं सकते क्योंकि अमरीश पुरी ने गुंडे बैठा रखे हैं वहां पे, तो फिर डॉक्टर तो पॉसिबल है नहीं। तो हीरो बोलता है हीरोइन से कि अब तेरे को डॉक्टर बनना पड़ेगा, गोली तो तू ही निकालेगी। तो गोली निकालने के लिए वो क्या कहेगा, किचन में जाए चाकू लेके आ, फिर वो चाकू ढूंढ के लेके आती है। ओनर को पता था 60 साल पहले मकान छोड़ा था कि 60 साल बाद में हीरोइन आएगी और यहाँ पर हीरो की गोली निकालेगी, इसलिए चाकू छोड़ के गया वो, पहले चाकू छोड़ गया। फिर हीरो कहेगा कि नहीं ऐसे काम में नहीं लेना, पहले इसको तू गर्म कर, फिर वो आग जलाएगी उसके ऊपर गर्म करेगी और उसके बाद में गोली निकालेगी, है ना। डायरेक्टर को नहीं पता, हीरोइन को नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि ऐसा परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन चली आ रही है कि अगर हीरो की गोली निकालनी है तो उस चाकू को पहले गर्म करना पड़ेगा आग के ऊपर। क्यों गर्म करना पड़ेगा, क्योंकि चाकू 60 साल से रखा हुआ है, उसके ऊपर बैक्टीरिया वायरस है। हीरोइन को पता है कि अगर ये बैक्टीरिया वायरस वाला चाकू अगर मैं हीरो के ऊपर काम में लूंगी तो ये गोली से मरे ही नहीं मरे, संक्रमण से जरूर मर जाएगा, इसलिए वो पहले क्या करेगी, गर्म, किसके द्वारा, बाई फ्लेम। क्लियर है, ठीक है। ये दोनों के दोनों कौन सी हीट के अंदर आते हैं, ड्राई हीट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम वायर लूप के का स्लाइसेशन तो किया जाता है बाई फ्लेम के द्वारा। इसके अलावा टीट साइफन आते हैं, टीट बिस्चुरी आती है, उसका स्लाइसेशन भी किसके द्वारा किया जाता है, बाई फ्लेम के द्वारा। जबकि अगर बात करते हैं कांच के उपकरण हो गया, स्वाब हो गया, पाउडर हो गया, किसके द्वारा, दिक्कत यहां तक। नेक्स्ट आती है मोइस्ट हीट। मोइस्ट हीट के अंदर आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव की अगर बात करते हैं तो ऑटोक्लेव बेसिकली एक टंकी जैसी संरचना होती है, एक टंकी जिसके अंदर ढक्कन, नीचे की तरफ टंकी, नीचे से बिल्कुल की बिल्कुल बंद। यहां पर 3 मीटर लगे हुए हैं, एक के अंदर टाइम आता है, एक के अंदर टेम्परेचर आता है, एक के अंदर प्रेशर आता है, ठीक है। नीचे की तरफ एक रोड लगी हुई है, क्या लगी हुई है, रोड, सर्दियां आने वाली है, पानी गर्म करने के लिए काम में लेते हो आप, ठीक है। फिर इसके अंदर भरा हुआ है पानी, क्या भरा हुआ है, पानी। ऊपर की तरफ लगी हुई है एक जाली यहां पर, और इस जाली के ऊपर जो भी सामान रखा हुआ है जिसको आप स्लाइस करना चाहते हो, होगा क्या इसके अंदर, ढक्कन को बंद कर दिया,
पैक कर दिया, हवा बाहर जा नहीं सकती इसके अंदर, ना हवा अंदर आ सकती है। पानी भरा, जिस भी चीज को स्लाइस करना चाहते हैं उसको रखा और इसको कनेक्ट कर दिया बिजली से। किससे? बिजली से। जैसे ही बिजली चालू करोगे वैसे ही इस रोड गर्म होना शुरू हो जाएगी। रोड गर्म होना शुरू होगी, इसका मतलब है कि पानी भी गर्म होना शुरू होगा और एक लेवल ऐसा आएगा जब पानी गर्म होकर किस में बदलना शुरू करेगा? पता है आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी भाप में बदल जाता है। जैसे ही भाप बनेगी तो पूरी भाप इस चैम्बर के अंदर फैलना शुरू करेगी। भाप को निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी तो यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर हमारे को इस मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा रखा है और टाइम के लिए हमने नोब लगा रखी है, भाई कितने टाइम पे शुरू किया अपन ने। ऐसा ही होगा जी, धीरे धीरे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। भाप की और पानी की अगर बात करते हैं तो भाप से जलन ज्यादा होती है बजाय गर्म पानी के। कारण, क्योंकि भाप के अंदर विशिष्ट उष्मा ज्यादा होती है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है उसकी। पानी की स्पेसिफिक हीट इतनी ज्यादा नहीं होती। तो अगर पानी गर्म पानी लग गया हमारे हाथ के या फिर गर्म भाप लग गई, ज्यादा नुकसान गर्म भाप करेगी हमेशा। ठीक है ना, ज्यादा जलन करेगी। प्रेशर क्रिएट होगा, उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसके अंदर जो चीज आपने रखी है वो स्लाइस हो जाएगी। ये सिस्टम किसके अंदर होगा? ऑटोक्लेव के अंदर। पूछा जाता है हमारे से, ऑटोक्लेव के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है, प्रेशर कितना रखना है, कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। आप कह दो कि सर 30 मिनट रख लो, आपके पास में बिजली, आप 30 के 30 घंटे रखो, कौन मना करता है? लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके द्वारा स्लाइजेशन होगा वो कितनी रहेगी? 15 मिनट। हॉट एयर अंदर रखा अपन ने 180 डिग्री 1 घंटे के लिए। आप कहेंगे कि सर 2 घंटे रख लेता, रख लो, क्या दिक्कत है? लेकिन जो काम 1 घंटे के अंदर हो गया, जब 100% नष्ट हो गए, अब आप 2 के 20 घंटे रख लो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम जो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन है वो हमारे को याद रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ऑटोक्लेव के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना, प्रेशर एलबीपीएस है ना, पौंड भी बोलते हैं इसको, 15 पौंड प्रेशर, और समय कितना रहेगा? पूछा जाता है क्या क्या स्लाइस कर सकते हैं हम इसके द्वारा? सर्जिकल पैक को स्लाइस करते हैं। किसको स्लाइस करते हैं? सर्जिकल पैक बेसिकली ऐसा पैक होता है जिसके अंदर सर्जरी के दौरान काम में आने वाले जो कॉमन उपकरण है वो सारे के सारे, सीजर्स आ जाएंगी, कैंचियां, कैंचियों के अलावा फोर्सेप आ जाएंगे, सभी टाइप के फोर्सेप, आर्टरी फोर्सेप, कोई से भी जितने भी फोर्सेप है वो आ जाएंगे। इसके अलावा सूचरिंग मटेरियल, सूचरिंग मटेरियल के अंदर वो सूचरिंग मटेरियल जो पहले से स्लाइज होके नहीं आता, सिल्क हो सकता है, कैटगट आपको पता है पहले से स्लाइज होके आती है तो उसको तो रखेंगे नहीं अपन। सिल्क अपन नॉर्मल कोई सा भी धागा हो गया, हमारी जो निडल्स हैं बेसिकली जो सूचरिंग निडल्स जिनको हम काम में लेते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? ऑटोक्लेव के अंदर। किसके अंदर? सर्जिकल पैक। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर्जिकल पैक का स्लाइसेशन किसके द्वारा किया जाता है? ऑटोक्लेव के द्वारा स्लाइस करेंगे। टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या होगा? बीएससी का नाम सुना मेडिसिन के अंदर? बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी या कंटेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया किसके कारण होता? स्क्रैपी या मेड गाउ डिजीज। कारण बताओ? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी? बैक्टीरिया। वेरी गुड। प्रियोन नाम सुना है? क्या होता है प्रियोन? बेसिकली प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स हैं जो पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। स्क्रैपी या मेडगाउ डिजीज पढ़ेंगे मेडिसिन के अंदर, वहां पर बात कर लेंगे। इस प्रियोन को अगर नष्ट करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर काम में लेना पड़ेगा 134 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्रेशर रखना पड़ेगा? 15 एलबी। कितने मिनट के लिए? 18 मिनट के लिए। ज्ञान क्या है? ज्ञान। ये क्या है? दिक्कत यहां तक ठीक है? कुछ भी नहीं है फील्ड के अंदर हमारे पास में। ऐसा तो है नहीं कि एक तरफ ए का जार रखेंगे और एक तरफ होटेरोन बांध के चलेंगे या ऑटोक्लेव बांध के चलेंगे, कुछ भी नहीं होगा हमारे पास में। उस जब कुछ भी नहीं होगा उस केस के अंदर ओनर के घर पे गैस या चूल्हा तो है ही, और उसके पास में भगोनी भी है और पानी भी है। जब कुछ भी नहीं हो तो ये वाला काम में ले लेंगे। पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। कितने मिनट के लिए उबालना है ना? 30 मिनट उबालने के बाद के अंदर इस पानी के अंदर हम सर्जिकल उपकरण डाल देंगे तो हमारे सर्जरी के उपकरण निसंक्रमित हो जाएंगे। सही है? कर लोगे ना? पागलों, पानी गर्म करना है ना, उसी टाइम डालना सर्जिकल उपकरण और 30 मिनट तक पानी में पड़े रहने देना।
है ना। पानी 30 मिनट उबाल लोगे तो आधा पानी भी नहीं बचेगा उसके अंदर। तो 30 मिनट तक अगर सर्जिकल उपकरणों को गर्म पानी के अंदर उबाल लोगे तो हम ये मान के चलेंगे भाई स्टरलाइजेशन हो चुका। लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है कि नहीं साहब बैक्टीरिया वायरस तो मर गए, स्पोर नहीं मरे, तो स्पोर को मारने के लिए फिर आप क्या करोगे? स्पोर को नष्ट करने के लिए या तो आप मिलाओगे 2% सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट, और या फिर मिलाओगे 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलाओगे। किसको नष्ट करने के लिए? स्पोर को नष्ट करने के लिए। क्या मिलाएंगे? 0.1%। ये पानी में मिला दोगे और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 30 मिनट के लिए उबाल लोगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे जो उपकरण है जिसको उबालना चाह रहे हैं वो सारे के सारे निसंक्रमित हो गए। फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा यही काम में लेते हैं क्योंकि हमारे पास में यही अवेलेबल होता है। दूसरा तरीका फील्ड में स्टरलाइजेशन की अगर बात करते हैं, अगर आप करना चाह रहे हो, एक थाली ले, मिल जाती है ओनर के पास में, स्पिरिट अपने साथ में लेके जाओ। स्पिरिट का मतलब प्योर एल्कोहल। थाली के अंदर कैंची वैंचियां जितनी भी रखनी है वो रख दो, उसके ऊपर स्पिरिट डालो, माचिस जला के तिली डाल दो, आग लग जाएगी उसके अंदर और धुआं नहीं निकलेगी लेकिन उसके अंदर से। ठीक है, जब तक आग जल रही है उनके अंदर पड़े रहने दो और उसके बाद में उन उपकरणों को काम में ले लो, स्टरलाइजेशन हो जाएगा, जो मैं काम में लेता हूँ फील्ड के अंदर। क्लियर? तो स्पिरिट वाले आगे बात करेंगे। स्पिरिट तो केमिकल के अंदर आ गया, टेम्परेचर तो है ही नहीं उसके अंदर। तो केमिकल के अंदर अपन जस्ट इसके बाद में बात करेंगे। केमिकल के अंदर जहां पर हीट काम नहीं आती, कहीं ऐसे हमारी ऐसी चीजें हैं जो हीट के द्वारा खराब हो जाएगी, अब उनको हीट के द्वारा तो कर नहीं सकते स्टरलाइजेशन, और स्टरलाइजेशन करना तो जरूरी है उनका। उस केस के अंदर फिर अपन जाते हैं केमिकल्स के ऊपर, आगे बात कर लेंगे। अभी बात करेंगे सिर्फ हीट की। हीट कितने प्रकार की? सबसे पहले, फिर ड्राई हीट में दो उपकरण कौन से हैं? दूसरा, हॉट एयर ओवन के अंदर 1 घंटे के अंदर टेम्परेचर कितना रखना है, और आधे घंटे के लिए अगर बात करना चाह रहे हैं 6 मिनट के लिए तो, और 12 मिनट रैप्ड आइटम के लिए कितना रखोगे? 12 मिनट रैप्ड आइटम के लिए, और अनरैप्ड आइटम के लिए किस किस को स्लाइस कर सकते हो? या फिर 3 याद रखने हैं बस इसके अंदर से, कांच के उपकरण, स्वाब और पाउडर। पाउडर, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं बाई फ्लेम के द्वारा किसका, है ना, बुक्स के अंदर दे रखा है टीट, साइफन, बिस्चुरी, उनका कोई नहीं पूछेगा, तुम्हारे से याद रख लेना बस, इतना ही। मोइस्ट हीट की अगर बात करते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? टाइम कितना? 15 मिनट। किसको स्लाइस करेंगे? दूसरा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड, कितने मिनट? स्पोर को नष्ट करने के लिए। अगर आप नष्ट करना चाहते हो प्रियंस को, तो ऑटोक्लेव के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? बैठी कि नहीं बैठी, थोड़ी थोड़ी ये बताओ, किसको दिक्कत है यहां तक? चले आगे। दो ऑप्शन, या तो लाइन टू लाइन लिखा हूं या ऐसे कैसे उतार लो, इंटेलिजेंट हो तुम। बिना बोले लिखोगे, आवाज जिसकी आएगी वो क्लास से बाहर जाएगा, ध्यान रख लेना, आवाज नहीं आनी चाहिए बस।
बिना बोले लिखने के लिए बोला है सर, पता है ना? सर अखबार जलेगा नहीं क्या? रेप्ड आइटम के अंदर अखबार को जलाने के लिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। आपने टेम्परेचर कितना किया है? सिर्फ 190। अगर हॉट एयर ओवन में यूज करना होता तो ऑटोक्लेव बनाते क्यों? सर्जिकल पैक के अंदर अपन शार्प ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स की शार्पनेस इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर खराब हो सकती है, इसलिए हम सर्जिकल पैक को हॉट एयर ओवन से स्लाइस नहीं करते हैं।
क्या हो गया पीछे वाले सर? क्या हुआ आप दोनों को? दिक्कत है कोई? बताओ ना, मेरे को बताओ, है क्या? स्पोर को नष्ट करने के लिए 2% सोडियम कार्बोनेट और 0.1% NaOH किस में मिलाते हैं? पानी में, उबलते पानी में। दोनों नहीं मिलाने हैं, कोई सा भी एक। सर्जरी का पहला क्वेश्चन आएगा आपका इसके अंदर से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सर्जरी का स्लाइशन के अंदर से ही होगा। 100%। बोर्ड में पेपर बना हूं मैं, फिर बताऊंगा कौन सा आएगा। लिख लिया सबने? नोट डाल के लिखो। लिख ली? लिख तो पहले, लिख तो लिखना पूरा, लिख इसको। बातें नहीं रे, बातें नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी पड़ी थी अपन ने, किडनी के अंदर रूमिनेंट किडनी पड़ी थी अपन ने। हमने कहा था लेफ्ट किडनी को फ्लोटिंग किडनी कहते हैं, कहा था। आकार कैसे लिखा था? पेन शेप। कितने लोब पाए जाते हैं? और रीनल पेल्विस पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? अरे पाया जाता है क्या? थोड़ा बहुत। गाय, गाय केटल। ज्यादा सही क्या करना है तेरे को ये बता। देखो मेरी बात सुनो, पेपर के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ा करो, है ना। वो कभी ये नहीं कहते कि भाई सही आंसर चूज करो, वो कहते हैं मोर करेक्ट आंसर को चूज करना है। हो सकता है कि कोई दो ऑप्शन सही हो,
हो सकता है दो ऑप्शन सही हो, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है ना, वो चूज करना है। क्वेश्चन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, एक ऑप्शन में दे रखा है टेस्टिस, दूसरे में दे रखा है लेडिंग सेल्स। क्या आंसर करके आओगे? टेस्टिस क्यों नहीं करके आओगे? टेस्टिस गलत है? गलत है क्या? नहीं है, गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कौन सा है? स्पेसिफिक कर दिया कि लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन के अलावा कुछ नहीं करती। टेस्टिस के अंदर तो सर्टोली सेल्स भी तो पाई जाती है। तो मोर करेक्ट आंसर को सही करना होता है, ना कि सही आंसर को सही करना होता है। लिख लिया? नोट डाल के लिखो। ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए, ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए लिखो 134 15 एलबी 18 मिनट। ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए 134 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 15 एलबी प्रेशर, 18 मिनट समय का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। ऑटोक्लेव में प्रियोन को नष्ट करने के लिए 134 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 एलबी प्रेशर और 18 मिनट का उपयोग करते हैं। पूछे तो बता देना, वरना कोई नहीं पूछेगा। सारी की सारी बातें किसके लिए करी अपन ने? अरे हीट के लिए। ठीक है, पहले नंबर पे पड़ा है ताप द्वारा, सेकंड नंबर पे लिखोगे रसायनों द्वारा। बाई केमिकल, रसायनों द्वारा या बाई केमिकल। लिख लिया? देखो उधर क्वेश्चन पूछा था कि रसायनों के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग किसका करते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड। और ध्यान रखना ये गैस है। क्या है? गैस। ठीक है, सिरिंज लेके आते हो? पूरी पैक आती है? उस सिरिंज को पलट के देखना, उसके ऊपर ईओ लिखा रहता है, ईओ स्टलाइज्ड। उस ईओ का मतलब क्या होता है? कोई पानी भरा रहता है कि उसके अंदर? दबा के देखोगे तो गैस भरी रहती है उसके अंदर। वो गैस कौन सी है? जितने भी कंज्यूमेबल मेडिकल आइटम्स होते हैं, यानी कि जिनका उपयोग सिंगल टाइम के लिए होता है, वो सारे के सारे किससे स्टलाइज होकर आते हैं? इसीलिए कहते हैं कि सर्वाधिक उपयोग किसका करते हैं? सर्वाधिक उपयोग। गैस फॉर्म के अंदर कंसंट्रेशन से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, किस किस को स्लाइज कर सकते हैं वो हमारे को याद रखना है। डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम, रबर के उपकरण, कैथेटर, इसके अलावा स्टेथोस्कोप, वो डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम के अंदर आपकी सिरिंज भी आ गई है और आपकी निडल भी आ गई है, सिरिंज निडल दोनों आ गई है। इन सबको स्लाइस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड के अलावा अन्य केमिकल्स की अगर बात करते हैं, सेकंड नंबर पे आता है 1% सेट्रीमाइड, तीसरे नंबर पे आता है 0.2% पर एसिटिक एसिड, थर्ड नंबर पे H2O2,
H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पांचवें नंबर पे क्या लिख रहा था? एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल, जिसको आप एथेनॉल भी कहते हैं। मेडिकल वालों से स्प्रिट मांग लेना, स्प्रिट देना। जैसे इंजेक्शन लगवाने के लिए पहले वो वहां पर रुई नहीं रखते क्या, गीली गीली सी, फिर इंजेक्शन से पहले रुई से साफ करते हैं, वो रुई किस में भीगी रहती है? स्प्रिट के अंदर। इसके अलावा छठे नंबर पे है ना, रोमन संख्या है, ये ध्यान रखना। 38% फॉर्मेलिन काम में लेनी है। इसके अंदर 10 ग्राम NaOH मिलाना है। ये लेनी है हमारे को 135 ml। मिलाना कितना है? 10 ग्राम NaOH। घोलना किसके अंदर है? 1 लीटर पानी में। किसमें? और इसका उपयोग करेंगे हम गमबूट्स के लिए। किसके लिए? सब सेंटर पे जाओगे तो आपको जूते दिए जाएंगे, यहाँ पे घुटनों तक रबड़ के बने होंगे, उन्हें बोलते हैं गमबूट्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसको स्लाइस करेंगे? गमबूट्स। मजाक कर रहा था, बुरा मत मानना तू, है ना। रोमन संख्या है, ध्यान रख लेना। तो ये वाला तो कोई पूछता नहीं हमारे से, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इथाइलिन ऑक्साइड से रिलेटेड ही रहेंगे, यही आपको याद रखनी। इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड के अलावा 1% सेट्रीमाइड है, 0.2% पैरासिटिक एसिड है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब होता है 99.99%, है ना। लेकिन ये आपकी बुक्स में दे रखा है एब्सोल्यूट अल्कोहल। अगर बात करते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल की, तो स्टलाइजेशन के लिए इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है जितना 70% अल्कोहल है। 70% अल्कोहल इज मोर स्लाइजेबल है देन एब्सोल्यूट अल्कोहल के मुकाबले, यानी ज्यादा अच्छे तरीके से काम 70% वाला करेगा, 99% वाला कम काम करेगा। अल्कोहल के अंदर पानी मिलाने पर बैक्टीरिया वायरस के अंदर सेल मेम्ब्रेन को तोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम जब कोरोना चल रहा था और सैनिटाइजर की कमी हुई थी, तो GSM गंगानगर शुगर मिल जो देसी बोतल के पौवे बनाती है, उनके अंदर सैनिटाइजर आने लग गया था, ठीक है। एल्कोहल था उसके अंदर। कौन सा एल्कोहल था? इथाइल एल्कोहल। सैनिटाइजर का कंपोजिशन अगर आपने देखा हो तो 70 से 75% एल्कोहल ही था उनके अंदर। एब्सोल्यूट एल्कोहल नहीं दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा है? 70 से 75% एल्कोहल की, ठीक है। नॉर्मल एल्कोहल जो आता है ना, कंज्यूमेबल एल्कोहल जिसको आप बोलते हो, समझ तो तुम गए ही होंगे। मतलब दारू की बात करते हैं तो दारू के अंदर भी इथाइल एल्कोहल आता है, लेकिन कई बार ये पढ़ते हो ना कि जहरीली शराब पीने से 15 मर गए, वो इथाइल एल्कोहल की बजाय वो होता है मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल, ठीक है। तो देसी बनाने वालों की इतनी केमिस्ट्री थोड़ी पड़ी है कि मेथेनॉल बनाए कि एथेनॉल बनाए, उनके लिए तो बराबर बराबर। तो पीने से पहले ध्यान रख लेना कि एथेनॉल है या मेथेनॉल है, ठीक है। चेक कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन। चेक कैसे करें? वेरी गुड, है ना। चेक करने के लिए आपको ऑथराइज दुकान से लेनी है, वो मेथेनॉल ही देते हैं। लिखो रे लिखो, बिना बोले लिखना रे। क्लास के बाद में मिलना, मैं बताऊंगा फिर तेरे को, है ना। सारी चीजें यहीं पे पूछने की थोड़ी होती है। आना मेरे पास में, इधर देख इधर, क्लास के बाद में मिलना मेरे से, ठीक है ना।
अंडरलाइन करोगे इथाइल ऑक्साइड को, यही पूछी जाएगी आपसे कि रसायनों के अंदर सर्वाधिक उपयोग किसका किया जाता है। सारे कैथेटर कोई से भी हो, चाहे यूरिनरी कैथेटर कोई से भी हो। होलेज कैथेटर तो स्पेसिफिक है जो ब्लेडर के अंदर काम में लेते हैं अपन। अलग अलग टाइप के कैथेटर आते हैं, हमने तो सिर्फ वर्ड ही काम कैथेटर लिया है बस, है ना, जो रबड़ के आएंगे वो वाले। सिरिंज और निडल, डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम से मतलब है वो आइटम जिनका उपयोग सिंगल यूज किया जाता है, मतलब एक बार काम में लिया और फेंक दिया अपन। हमारी जो सिरिंज निडल आती है वो भी पहले से स्लाइज होकर आती है और वो सिंगल यूज ही आती है, लेकिन अपने फील्ड के अंदर दिक्कत है, हम सुई को तब तक काम में लेते हैं तब तक कि वो खुद घुसना बंद नहीं हो जाए, जब तक वो खुद मना नहीं करे। सर नमस्कार, कैसे हो सर? बढ़िया। नहीं चाहिए, नहीं। है मुझसरी है तो मैं तो महेंद्र को महेंद्र सर ही बोलता हूँ, महेंद्र सर। लिख लिया। जो चीजें टेम्परेचर और केमिकल से खराब हो सकती है उनके लिए फिर अपन काम में लेते हैं रेडिएशन। क्या काम में लेते हैं? रेडिएशन।
लिख लिया। तीसरे नंबर पे लिखोगे बाय रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे बाय हीट, सेकंड नंबर पे बाय केमिकल, और थर्ड नंबर पे विकिरण के द्वारा। लिख लिया। बाय रेडिएशन। विकिरण की अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के विकिरणों का उपयोग किया जाता है। यूवी रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए निसंक्रमित करने के लिए कौन से विकिरण का उपयोग करते हैं? यूवी रेज का पूरा नाम क्या है? अल्ट्रा, शुद्ध हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरणें। इन पराबैंगनी किरणों का स्रोत है सोर्स सनलाइट। इसके अलावा HG वेपर लैंप। आप जानते हो कि सूर्य की रोशनी के अंदर पराबैंगनी किरणें होती है। हाई इंटेंसिटी यूवी रेज आती हैं सूर्य से जब निकलती हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर प्रवेश करते टाइम पे ओजोन परत आती है, ठीक है, और वो ओजोन परत इन हाई इंटेंसिटी यूवी रेज को रोक देती है। तो नॉर्मल यूवी रेज हमारे शरीर तक पहुंचती है और हमारा शरीर वहां पर कोलेस्ट्रॉल लेकर बैठा रहता है त्वचा के अंदर। ये यूवी रेज त्वचा के ऊपर पड़ती है और विटामिन डी का संश्लेषण हो जाता है, ठीक है। बाकी छोटा मोटा स्लाइसेशन कर लेती है। अब ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए दीवारों को तोड़ देंगे और फिर सूर्य की किरणें आने देंगे, क्योंकि वो सूर्य किरणें इतनी ज्यादा इंटेंसिटी की भी नहीं है कि स्लाइसेशन हो सके। उसके लिए फिर अपन दूसरा तरीका काम में लेते हैं, HG वेपर लैंप। HG का मतलब क्या होता है? मरकरी, पारा, ठीक है। पुराने टाइम की ट्यूबलाइट्स अगर आपने देखी हो तो उनको फोड़ने पर सफेद सफेद रंग का धुआं आता था। कुछ वैसे ही लैंप आते हैं यहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर लगा दिए जाते हैं चारों कॉर्नर के अंदर। छाया कहीं पे नहीं रहनी चाहिए। बाहर निकलकर आप चालू कर दो बटन, चारों के चारों बल्ब जलेंगे और जहां तक उनकी रोशनी जाएगी वहां तक वो स्लाइस करने का कार्य कर देंगे। पुराने टाइम के ऊपर ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए हम एक प्रक्रिया को इस्तेमाल करते थे जिसको बोलते थे फ्यूमिगेशन। क्या बोलते थे? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड प्लस KMnO4। KMnO4 का मतलब क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सी दवा? लाल दवा, ठीक है। इनको अगर एक साथ मिलाते हैं तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया फ्यूमिगेशन। लेकिन ये थोड़ा सा त्वचा के लिए ठीक नहीं होता था, फिर गैस भर गई पूरे रूम के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर, फिर उस गैस को बाहर निकालना, उसके बाद में ऑपरेशन करना काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। वर्तमान के अंदर पोल्ट्री फार्म जब शुरू करते हैं तो उस टाइम पे पोल्ट्री फार्म को निसंक्रमित करने के लिए हम इस फ्यूमिगेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर KMnO4 मिलाओ तो व्हाइट रंग की धुआं, ठीक है। तो चूजे लाने से पहले या फिर एक फ्लो का आपका पूरा हो गया, एक बैच पूरा हो गया, उसके बाद में दूसरा बैच आ रहा है, उससे पहले हम फ्यूमिगेशन काम में लेते हैं। क्लियर है? गामा रेज की अगर बात करते हैं तो गामा रेज को यूज किया जाता है स्कैल्पल ब्लेड के लिए। किसके लिए? स्कैल्पल ब्लेड।
को स्टेरिलाइज करते हैं। अल्फा और बीटा रेज की अगर बात करते हैं, पॉलीइथाइलिन या प्लास्टिक कैथेटर को निसंक्रमित करते हैं। इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गामा रेज। कौन सी है? सेकंड नंबर पे यूवी रेज। स्कैल्पल ब्लेड देखिए आपने, पहले से पैक होके आती है, ठीक है, फिर उसके बीच में कागज और लगा रहता है ब्राउन कलर का, देखिए कभी ओपन करके देखी हो कभी आपने, ठीक है। पुराने टाइम के ऊपर ये डिस्पोजेबल ब्लेड्स नहीं आती थी, है ना। जैसे नाई जो होते थे पहले, उस्तरा जो होता था ना, वो उस्तरे को पहले पत्थर के ऊपर घिसता था और उसके बाद में शेविंग करता था। कुछ वैसे ही टाइप के स्कैल्पल हमारे पास में आते थे। उनको स्लाइस करने के लिए हम काम में लेते थे केमिकल्स। क्या काम में लेते थे? केमिकल्स। वर्तमान के अंदर जो डिस्पोजेबल ब्लेड्स आती है उनको स्लाइस करने के लिए हम काम में लेते हैं गामा रेज। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे ही रखोगे। गामा रेज का इस्तेमाल स्कैल्पल ब्लेड को स्लाइस करने के लिए करते हैं। स्टील की बनी हुई होती है, आप चाहते तो हॉट एयर उनके अंदर भी कर सकते थे, है ना। जबकि सर्जिकल उपकरणों के साथ में आप ऑटोक्लेव के अंदर भी कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये शार्प होती है और हाई टेम्परेचर के ऊपर इनकी शार्पनेस, है ना, वो खत्म हो जाती है, इसलिए हाई टेम्परेचर का उपयोग नहीं करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? गामा रेज। और ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? यूवी रेज। दिक्कत? सर इस प्रकार का डीपली हम पहली बार पढ़ रहे हैं। कॉलेज खत्म हो गया, कोचिंग में आए हो तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्या सर? हाँ, वो लिख दिया मैंने इसको स्केल्पल ब्लेड, क्योंकि स्केल्पल के अंदर काम में ले रहे हैं। स्केल्पल का पार्ट है दोनों। अगर बीपी हैंडल को स्लाइस करोगे तो बीपी हैंडल सर्जिकल पैक का पार्ट है। अपन सर्जिकल पैक के पार्ट लिखेंगे अलग से, वहां पर बात कर लेंगे अपन। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे कोर्स के अंदर है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे उस टाइम पे पहले सर्जिकल पैक की बात करेंगे और उसके बाद के अंदर बात करेंगे आगे।
स्कैल्पल ब्लेड के लिए केमिकल वाला ऑप्शन आपको तभी सही करना है जब आपको यूवी रेज ऑप्शन में नहीं, गामा रेज ऑप्शन में नहीं दे रखा हो। अगर गामा रेज ऑप्शन में दे रखा है तो फिर आप गामा रेज ही आंसर करके आएंगे। क्लियर है? कहीं बुक्स के अंदर केमिकल मान रखा है, पुरानी बातें हो गई है, पुरानी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना? लिख लिया? रेडिएशन पढ़ लिया आपने, केमिकल पढ़ लिया, हीट पढ़ ली। मान लो पानी को स्लाइस करना हो आपको, कौन सा मेथड काम में लेंगे? जैसे लिक्विड को स्लाइस करने के लिए क्या हीट का इस्तेमाल किया जा सकता है? रेडिएशन का, केमिकल का? केमिकल का कर सकते हैं। कैसे? क्लोरीन मिला सकते हैं। क्लोरीन मिलाने से मुझे नहीं लगता कि स्लाइजेशन होता है। KMnO4 कितने परसेंट? 42 है? नहीं, वो अप टू 8% आता है, वो अप टू 8%। इसका मतलब 8% मैक्सिमम लिमिट है। एलपीएम के पढ़ेंगे, वसा रहित दूध, सेपरेटा, स्किम्ड मिल्क, उसके अंदर पूछा था कि वसा की मात्रा कितनी परसेंट होती है, तो 0.5% नहीं लिखते हैं हम, रहते हैं अधिकतम 0.5%। जीरो होती है लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 0.5, तो 8% हो सकती है। चलो, लिक्विड को स्लाइस करने के लिए हम काम में लेते हैं फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन, इसी को हम मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। यांत्रिक विधि। देखो इधर, पहला क्वेश्चन पूछा था कि तरल पदार्थों को निसंक्रमित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किसका? फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन के अंदर हम दो प्रकार के फिल्टर काम में लेते हैं, सीड्स फिल्टर और दूसरा आते हैं बर्क फील्ड फिल्टर। सीड्स फिल्टर, बर्क फील्ड। क्वेश्चन पूछा था किसके बने होते हैं? अनग्लेज्ड पोर्सलिन। के बने होते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कोई माता बड़ी है नहीं इसके अंदर। सुबह सुबह चाय तो बनाते हो या पी के आते होंगे? कैसे बनाते हैं चाय? पहले पानी उबालते हैं, फिर चाय डालते हैं। इसी को एक को बनाने दो चाय, तुम सब रायता बना दोगे। हाँ बना, कैसे बनाएंगे शुरू से बता।
पहले पानी डाल लिया, चाय डाल लिया, अदरक, दूध, इलायची, है ना। पीछे वाले ये भी करेंगे सर थोड़ा सा अमल भी मिला हो इसके अंदर। चलो सिंपल सा, चाय को उबाल लिया, चाय को उबालने के बाद में हम छलनी का उपयोग करते हैं, ठीक है। छलनी के अंदर से चाय को छानते हैं, जो चाय आपने डाली है वो तो ऊपर रह जाती है और बाकी नीचे की तरफ आ जाती है। ऐसा क्यों, चाय नीचे क्यों नहीं आ रही है? चाय पत्ती जो आपने डाली है वो क्यों नहीं आ रही है? छलनी के जो छेद हैं वो छोटे हैं। केमिस्ट्री लैब के अंदर फिल्टर पेपर का यूज किया होगा आपने, फिल्टर पेपर होगा क्या? मान लो कोई लिक्विड है, उसको स्लाइस करना चाह रहे हो, आप इसके अंदर एक फिल्टर पेपर लगा दो और फिल्टर पेपर लगाने के बाद के अंदर इसके अंदर वो द्रव पदार्थ भर दो। फिल्टर पेपर के अंदर पाए जाते हैं छिद्र, क्या पाए जाते हैं? और छिद्रों का आकार रहता है 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁹ इनको बोलते हैं नैनो फिल्टर। क्या बोलते हैं? नैनो फिल्टर। बैक्टीरिया वायरस की अगर बात करते हैं तो बैक्टीरिया वायरस का आकार रहता है 10⁻⁴ तक। कितना? 10⁻⁴। ठीक है, छेद छोटे हैं, बैक्टीरिया वायरस का आकार बड़ा है। क्लियर? आप इसके अंदर डालोगे कुछ भी लिक्विड, लिक्विड के खुद के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो छोटे, तो इन छिद्रों से होकर नीचे आ जाएंगे, लेकिन बैक्टीरिया वायरस का आकार है बड़ा, इसलिए बैक्टीरिया वायरस कहां पर रह जाएगा? ऊपर ही रह जाएगा। और नीचे की तरफ जो तरल पदार्थ पदार्थ प्राप्त होगा आपको, वो अपने आप के अंदर कैसा होगा? स्लाइज होगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, को ना तो ताप का इस्तेमाल किया, ना केमिकल का उपयोग किया, ना रेडिएशन का उपयोग किया। टेम्परेचर का उपयोग करते अगर इस द्रव को स्लाइज करने के लिए, तो हो सकता है कि ये उड़ जाता, हो सकता है इसके कुछ नेचर में चेंजेस आ जाती। केमिकल का यूज करते तो जैसे ही केमिकल इसके अंदर मिलाते हैं, इसकी खुद की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती। रेडिएशन के कारण टेम्परेचर बढ़ता, तो रेडिएशन इसके मोलिक्यूल्स के बीच में बने बॉन्ड को तोड़ देता। ये सारी की सारी चीजें कुछ भी नहीं चाह रहे थे हम। आप जस्ट पानी को स्लाइज करना चाह रहे हो, आप कहोगे सर उबाल लें पानी को, उबालने पे पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी, पहली बात तो। क्लियर है? दूसरी, आप ऐसा कुछ भी नहीं चाह रहे हो कि नुकसान हो, आप तो चाह रहे हो कि जैसा है वैसी की वैसी कंडीशन के अंदर ही हमारे पास में स्लाइज होकर आ जाए। उसके लिए फिर किसका उपयोग करेंगे? फिल्ट्रेशन का। लिक्विड को स्लाइज करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? ठीक है, बर्कफील्ड फिल्टर, फिल्टर का नाम लिखा है, अनग्लेज्ड पोर्सिलिन के बने होते हैं ये भी लिखा है, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। बोले सर फिर क्यों लिखाते हो? क्योंकि मैं नहीं लिखाऊंगा तो आप पूछोगे। बातें नहीं रहे पीछे वालों। ग्लेज्ड, अनग्लेज्ड पोर्सलिन, ये दोनों एग्जाम्पल है ग्लास या मेम्ब्रेन फिल्टर के। ग्लास या मेम्ब्रेन फिल्टर।
सर गामा किरणों के अंदर स्केलेबल ब्लेड के साथ तेज धारदार वाले उपकरण भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। अब तेज धार के अंदर तो कैंचियां भी आ जाती है, लेकिन कैंची को स्लाइस करते हैं क्या? नहीं। कैंची को किससे स्लाइस करेंगे? ऑटोक्लेव से। क्यों? क्योंकि कैंची किसका पार्ट है? सर्जिकल पैक का पार्ट। दिक्कत यहां तक? सर आप समझो मेरी बात को, स्केलेबल ब्लेड पतली है, मोटी नहीं है, और उस पतली ब्लेड के ऊपर शार्पनेस उससे ज्यादा पतली है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कारण से उसकी शार्पनेस क्या होगी? खराब। आप चाहते हो कि खराब हो? आप चाहते हो कि आपकी ब्लेड मोटी हो? हम शार्पनेस क्यों लेके आए हैं? ताकि उत्तकों को एक समान रूप से काट सके। अगर मोटी होगी तो एक समान रूप से ना कटेगी, ठीक है ना, उल्टी सुल्टी कटेगी। इंसिजन वुंड के बजाय लेसरेटेड वुंड बन जाएगा सर। इसलिए हमने स्केलेबल ब्लेड को स्लाइस किया है गामा रेस से। पुराने टाइम के ऊपर केमिकल्स का उपयोग किया जाता था इसको स्लाइस करने के लिए, ठीक है। तो वर्तमान में जो डिस्पोजेबल ब्लेड्स आती हैं वो गामा किरणों से स्लाइस होकर ही आती है हमारे पास, और सिंगल यूज होती है ये भी, है ना। आपको एक बार ही काम में लेनी है, ऐसा नहीं जेब में रख के घूम रहे हो वापिस बार 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 बार। सिंगल टाइम काम में लेनी। कौन कौन से नंबर की होती है इसकी बातें अपन जब पढ़ेंगे उपकरण उस टाइम पे कर लेंगे अपन। क्लियर है? वापिस से देखो इधर, स्लाइसेशन की अगर बात करते हैं तो डिफाइन किया था अपन ने कि किसी भी सतह से या उपकरणों से जीवित सूक्ष्म जीवों को 100% नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और स्लाइसेशन की इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कितने प्रकार से कर सकते हैं? 4। सबसे पहले, दूसरे नंबर पे केमिकल, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे फिल्ट्रेशन। फर्स्ट नंबर पे तापमान के द्वारा बाई हीट, दूसरे नंबर पे बाई केमिकल, फिर बाई रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। 4। तापमान में अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार का? ड्राई हीट और ड्राई हीट के अंदर, मॉइस्ट हीट के अंदर, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों का उपयोग किया जाएगा। ऑटोक्लेव के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन की अगर बात करते हैं तो 180 डिग्री 1 घंटे के लिए, और 160 डिग्री 30 मिनट के लिए, ठीक है ना। 190 डिग्री मैंने लिखवाया है लेकिन आपको नहीं पूछा जाएगा कभी भी। अगर बात करते हैं बाई फ्लेम, किसको स्लाइस करेंगे? ऑटोक्लेव के अंदर टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन 121 15 15। आपकी बुक्स के अंदर 30 मिनट लिख रखा है, गलत है, ध्यान रखना। 15 मिनट ही याद रखना है हमारे को। किसको स्लाइस करेंगे? सर्जिकल पैक को। इसके अलावा किसका उपयोग कर सकते हैं? कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने टाइम के लिए? किसका उपयोग करेंगे स्पोर को नष्ट करने के लिए? 2% सोडियम कार्बोनेट और 0.1% सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अगर बात करते हैं केमिकल्स का तो सर्वाधिक किसका केमिकल होगा? इथाइलिन ऑक्साइड। जितने भी डिस्पोजेबल मेडिकल आइटम्स आते हैं उनके ऊपर ईओ वर्ड लिखा रहता है, और उस ईओ का मतलब होता है इथाइलिन ऑक्साइड। और ध्यान रखना इथाइलिन ऑक्साइड गैस है, क्या है? उसके अलावा किस किस का उपयोग कर सकते हैं? 1% सेट्रीमाइड है, 0.2% पैरासिटिक एसिड, हाइड्रोजन ऑक्साइड और एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर क्या आता है? गमबूट्स को स्लाइस करने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं? 38% फॉर्मलिन और NaOH, ठीक है। रेडिएशन की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन थिएटर को स्लाइस करने के लिए, और गामा रेज का उपयोग किसके लिए? स्केलेबल ब्लेड के लिए। फ्यूमिगेशन के लिए कौन से दो रसायनों का उपयोग करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड और तरल पदार्थों के स्लाइसेशन के लिए आप फिल्ट्रेशन याद रखना। मैकेनिकल मेथड तो चलो ठीक है लिख दिया, फिल्ट्रेशन नहीं मिले तो ही मैकेनिकल मेथड करना है, वरना अपन फिल्टर का काम ही कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दिक्कत यहां तक? स्लाइसेशन हमारा यहाँ पर होता है, हेडिंग डालोगे एसेप्सिस एंड सेप्सिस। एसेप्सिस का मतलब होता है आपूर्ति, और सेप्सिस का मतलब होता है पूर्ति। लिखेंगे
ठीक है, स्लाइशन के लिए अंदर लिखा था अपन ने कि स्लाइशन यानी निसंक्रमण वाली स्थिति को अपन क्या बोलते हैं? एसेप्सिस। एसेप्सिस, सेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन का प्रेजेंट होना और एसेप्सिस का मतलब होता है इन्फेक्शन का। ठीक है, हेडिंग डाल ली। पहले लिखोगे एसेप्सिस, संक्रमण रहित स्थिति, तो क्या कहलाएगी? एसेप्सिस। जबकि अगर बात करते हैं सेप्सिस की तो संक्रमण युक्त स्थिति क्या कहलाएगी? सेप्सिस। लिखो दोनों, संक्रमण युक्त स्थिति सेप्सिस, संक्रमण रहित स्थिति एसेप्सिस। डिफाइन डिफाइन याद रखोगे। नाम सुने होंगे आपने एंटीसेप्टिक, नाम सुना होगा एंटीबायोटिक, नाम सुना होगा आपने डिसइंफेक्टेंट, नाम सुना होगा आपने सैनिटाइजर। फर्क बताओ भाई, पहले तो बताओ एंटीसेप्टिक क्या होता है? बोलेंगे सर? हाँ बोलो सर। जो लाइव टिश्यू से बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है। सही कह रहे हैं क्या सर? जीवित ऊतकों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने वाला क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एंटीसेप्टिक। हो गया टाइम हमारा। आओ सर। ये तो पत्ते वत्ते तो है, पर आओ सर ऊपर आके थोड़ा सा ध्यान दो। पत्ते वत्ते तो है नहीं भाई, बिल्कुल।